नीति निर्देशक तत्व, इसमें अपने कहाँ तक कर लिए थे? 49 तक हो गया था अपने ना, 49 तक हो गया था। लास्ट अपने क्या किया था? राष्ट्रीय स्मारक, यही किया था ना, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना है अपने को। और अपने खूब चर्चा की थी वो दुर्ग वगैरह की, आगरे के ताजमहल की चर्चा भी अपने कल कर चुके थे उसमें। अब उसके बाद में अगला जो नीति तत्व है वो बनता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 49 तक अपने कल चर्चा कर चुके थे। अब अगला वाला है अनुच्छेद 50। इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां जो है उनको पृथक्करण करने की बात की गई है इसके अंदर। तो इसमें लिख दो अनुच्छेद 50, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, का पृथक्करण, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग, विभाजन, बंटवारा, पृथक्करण। हाँ ठीक है, तो ये किस में शामिल है? ये है अनुच्छेद 50 के अंदर, अनुच्छेद 50 के अंदर। अब अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 इसमें है, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अपने इसको ये कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारत की क्या है? विदेश नीति से संबंधित है। भारत एक ऐसा देश है जो प्राचीन काल से है ना, इस पे आधारित है भाई। किस पे? शांति व सुरक्षा। हमेशा से इसने क्या है? शांति की बात की है और विश्व की सुरक्षा की बात की है। इसने हमेशा है ना वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को अपनाया है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है पूरा संसार मेरा क्या है? घर है। ये पूरा संसार क्या है? मेरा घर है। और इस संसार में जहाँ भी मानव समुदाय रखते हैं उनमें आपस में शांति और भाईचारे की भावना की बात की है शुरू में इसने। भगवत गीता के अंदर भी वासुदेव कुटुंबकम की बात की गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता में प्रचार हो रहा था या अर्जुन को जब ज्ञान दिया जा रहा था तब उस समय भी वासुदेव कुटुंबकम का बहुत बड़ा विस्तारित चर्चा की गई थी इसके अंदर। ठीक है, बाद में जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे आगे पीढ़ी अंदर पीढ़ी बढ़ती गई और राज्य साम्राज्य बढ़ता गया, अगर हम बात करें कि ईसा पूर्व से जो अशोक सम्राट अशोक का आपने नाम सुना है, उसने भी है ना शांति और अहिंसा का बहुत प्रचार किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ऐसे राजा आए। मध्यकाल में भी देखे होंगे आपने कि हमेशा ही हमने आक्रमण नहीं किया, हमेशा ही हमने क्या? हमारी सुरक्षा करने का प्रयास किया और हमेशा ही हमने शांति को बनाए रखा है। यही विचारधाराएं भावनाएं लेकर जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्मात्री सभा के अंदर इस विषय को अनुच्छेद 51 के अंदर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि राज्य सरकार का ये कर्तव्य बनेगा कि वह अपने राज्य के अंदर तो शांति बनानी है, प्लस वह विदेशों में भी क्या है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। तो भारत का ये भारत राज्य है, इस भारत ने क्या किया? अनुच्छेद 51 का प्रयोग करके अपनी विदेश नीति के अंदर इसको शामिल कर लिया कि हमारी जो विदेश नीति होगी वो क्या होगी कि हम शांति का प्रस्ताव रखेंगे या जहां भी कोई समस्या होगी तो हम प्रयास करेंगे कि समझौता कराने का। तो बाद में जब आपने देखा कि 1945 के अंदर पूरा विश्व 2 गुट के अंदर शामिल हो गया था, प्रथम गुट और दूसरा द्वितीय गुट है ना। प्रथम गुट में जैसे मान लो यूएसए आ गया, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ रसिया था जिसको आप सोवियत संघ बोलते हो। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध शामिल हो गया और रूस वालों ने भी ये कह दिया और अमेरिका ने भी ये कह दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर टिटो और एक इनके साथ और थे, मिस्र का राष्ट्रपति था जो, वो इन्होंने लगे एक युग अपने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम क्या करेंगे? विश्व में शांति को बढ़ावा देंगे। और इसके अंदर शामिल किया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे? शांति। और ये दो जो गुट आपस में लड़ रहे हैं, एक तरफ रसिया है, दूसरी तरफ यूएसए, उसमें हमेशा ही शांति या समझौते कराने का प्रयास करेंगे। तो इसका उल्लेख उन्होंने कहा किया फिर अनुच्छेद 51 के अंदर। लिख लो इसके अंदर, भारत की विदेश नीति से संबंधित, भारत की विदेश नीति से संबंधित
भारत की विदेश नीति से संबंधित संवैधानिक आधार है ये है। विदेश नीति से संबंधित संवैधानिक आधार है ये है। कौन सा? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है? नीति निर्देशक क्या हो गए? कंप्लीट हो गए 36 से 51 तक। अब इसमें ना एक दो चीज़ें और है जो महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इन 36 से लेकर 51 के बीच में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिन पर गांधी जी का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है? गांधी जी का सीधा डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, या अपने ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वो जिनमें गांधी जी के दर्शन दिखाई देते हैं। तो एक तो अपने उस दिन चर्चा कर ली थी अनुच्छेद कौन सा? 40, और एक अनुच्छेद 43 आएगा। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 43। 40 के अंदर क्या चीज़ आई है? ग्राम पंचायत का गठन। तो गांधी जी ने कहा था ना कि ग्राम पंचायत जो आएगी तो उसमें के द्वारा प्रशासन जो किसके पास पहुंचेगा? गांव की जनता के पास पहुंचेगा, और भारत के हर नागरिक के बाद प्रशासन पहुंच जाएगा। तो एक तो ये। दूसरा 43 के अंदर अपने की थी ना कि मजदूरों की तो निर्वाह मजदूरी, और दूसरा मजदूरों का प्रबंध के अंदर साझेदारी। तो ये भी गांधी जी के दर्शन है। तो आप हेडिंग लिखो, नीति निर्देशक तत्व में गांधी जी के दर्शन। नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व में गांधी जी के दर्शन। गांधी जी के दर्शन इसमें लिखना अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। अब 40 का जो विषय है वो लिख दो उसके अंदर। 40 का विषय क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। पढ़े थे क्या घर पे जाके कल? थोड़ा बहुत भी इसको पढ़े हो ना? अगर आप इसको घर पे जाके पढ़ोगे ना, फिर वही बात, पढ़ोगे तो याद होने लग जाएंगे। 40 के अंदर क्या है? ग्राम पंचायत। फिर लिखो अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग समझते हो क्या? क्या होते हैं कुटीर उद्योग? छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, है ना। एक तो जूते बना रही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां। एक ये घरेलू जूते बना रहे हैं, इनमें अपने परिवार के सदस्य लगे हुए हैं। वो व्यक्ति खुद लगा हुआ है, उसकी पत्नी लग जाती है, उसके बच्चे लग जाते हैं, वो कुटीर उद्योग है। कुम्हार जो ये बर्तन बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग है। अभी क्या है, अपने राजस्थान के अंदर ना खादी उद्योग जो है ना, उसके द्वारा क्या है, छोटी छोटी मशीनें उपलब्ध करवाई गई है लोगों को सूत काटने के लिए। अपने घर पे सूत काटो, छोटी छोटी मशीनें दे रखी है कि आप क्या, उसको ना पर्टिकुलर कच्चा सूत दिया जाता है, और वो सूत क्या करेगा, वो कच्चा धागा बना के देगा। सूत दे देगा कच्चा, उस सूत से क्या कच्चा धागा बना के देना है। तो वो भी किसमें शामिल है? कुटीर उद्योग के अंदर शामिल है। छोटी छोटी मशीनें उपलब्ध कराई है, 35-40 हज़ार की मशीनें आ जाती है, और ये ना जो अपने पानी वाली मोटर जो होती है ना, उस पर चलती है वो, तो उसका लाइट का खर्चा भी कम आता है। और वो क्या करेंगे, कच्चा उद्योग, कच्चा लाएंगे सूत वहाँ से, ये बीकानेर से, जयपुर से ले आएंगे, अपने घरों में अपने भी लगा सकते हैं। तो वो सूत एक तोल कर देते हैं, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, और उतने वापस आपको उसको जमा करवाने होते हैं, और उसके पैसे आपको मिलते हैं। तो वो भी किस में आ जाएगा? कुटीर उद्योग के अंदर आ जाए। तो यानी वो उद्योग जो अपने घरों के अंदर अपने यूज कर सकते हैं, वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। एक ये जो अपने मिस्त्री मार्केट में जो मिस्त्री होते हैं, जो ये छोटी छोटी मशीनें बनाते हैं, अपने जो बनती है ना खेत में काम आने वाली मशीनें बनती है, ये भी किस में आता है? ये कुटीर उद्योग के अंदर आता है। कुटीर उद्योग के अंदर आता है। एक अपने जो बाइक मोटरसाइकिल के पीछे वो टायर लगा के एक रेडी सी बना दी ना, एक नया प्रयोग है ये, और इस प्रयोग से छोटे किसान जो है उनको बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि अगर थोड़ा सामान लेके आना है, मार्केट से लाना है या खेत से सामान लेके आना है, तो उसका उनको फायदा हो रहा है। तो वो भी किस में शामिल है? कुटीर उद्योग में शामिल है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो एक तो अनुच्छेद 40, एक अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में वैसे क्या है, उद्योगों के प्रबंध की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें कुटीर उद्योगों की व्यवस्था भी की गई है ना। उसके बाद अगला पॉइंट 46, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। इसमें अनुच्छेद 46 में अपने किया था ना, SC/ST को शिक्षा व आर्थिक सहायता अपने चर्चा की थी ना। तो वो भी किस में आता है? इसमें भी क्या है, गांधी जी, इसमें भी गांधी जी के दर्शन दिखते हैं। SC/ST, क्योंकि जो दबे हुए लोग जो हैं उनका सहायता करनी है और उनको समाज में ऊपर उठाना है। तो ये गांधी जी की विचारधारा थी। गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोई भी व्यक्ति क्या है,
कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दबाव महसूस नहीं होना चाहिए, वो सामान्य जीवन जीना चाहिए उसको। अब इनकी हालत बहुत अच्छी हो गई इन समुदायों की, प्राचीन काल में इनकी हालत बहुत बुरी थी बेचारों की, ठीक है। अब इनकी अच्छी हालत होगी, अब ये बढ़िया कंडीशन में है, समाज में आज है ना इनकी रिप्रेशन बढ़िया हो रही है, अच्छा जीवन जी रहे हैं। और उसके लिए ना मैंने उस दिन अपनी बात की ना, अम्बेडकर जी ने बहुत संघर्ष किया है इन लोगों के लिए, और सही भी है। अम्बेडकर जी की जितनी अपनी पूजा करें ना उतनी कम है, महिलाएं खास करके, वो बात फिर आ जाएगी, महिलाएं खास करके, और महिला वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति की हो, महिला वो किसी भी धर्म और किसी की जाति को, अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया था, उस टाइम बहुत संघर्ष किए हैं। ऐसे ही नहीं है कि उस व्यक्ति को अपने इतना महान बनाया जा रहा है, उसके कर्मों ने उसको महान बनाया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 46, उसके बाद अनुच्छेद 46 के बाद अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47। अब ये क्या चीज़ है? अनुच्छेद 47 में क्या किया था आपने? अनुच्छेद 47 में बताओ क्या किया था? पोषण स्तर सुधारा था ना। तो देखो, गरीबों का पोषण स्तर सुधारना है, तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि गरीबों का जितना हो सकता उतना उत्थान करो। तो राज्य सरकारें क्या कर रही है? पोषण स्तर सुधार रही है। और एक गांधी जी ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था, किसका? शराबबंदी का। शराब नहीं होनी चाहिए ना, और इसको भी अपने कह सकते हैं शराबबंदी का प्रयोग करते हैं इसके अंदर। एक आंध्र प्रदेश के अंदर एक आंदोलन चला था, ताड़ी आंदोलन, आंध्र प्रदेश और केरल की साइड में ताड़ी आंदोलन। वो ताड़ी आंदोलन वो महिलाओं द्वारा चलाया गया था। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था कि बंद कर दो इनकी शराब की दुकानें। और फिर देखना, अभी अपने राजस्थान के अंदर ये सिस्टम चल रहा है कि गांव से बाहर होंगे ठेके, गांव से बाहर, गांव के अंदर नहीं होंगे, और रोड से हटकर होंगे, रोड के ऊपर भी नहीं होंगे। तो आप देखते हो गांव में जब बड़े ठेके बड़े रोड से अंदर होते हैं वो के, लेकिन जिनको लत लगी है वो तो कहीं बना दो चाहे, वो तो जाएंगे ना। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने क्या बताया कि बंद कर नहीं सकते एकदम से सरकार, क्योंकि राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन सरकार इन पर क्या है, कुछ प्रतिबंध लगाती है, जिससे लोगों में अंदर क्या है, या जागरूकता करते हैं लोगों के बीच, जो इनकी प्रति क्या है, कम हो जाए, ठीक है, लोग इनके साथ कम जुड़े। तो अनुच्छेद 47 गरीबों की सहायता, पोषण स्तर सुधारना है, और नशा, जो भी नशा है उस पर प्रतिबंध लगाना है। तो ये भी अनुच्छेद किसके तहत आता है? इस पे भी गांधी जी के दर्शन दिखाई देता है। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, इसमें क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि का नवीकरण करना है, और गाय का वध नहीं करना। गौ हत्या निषेध है इसके अंदर। गौ हत्या क्या है? निषेध है। गौ हत्या को अपने क्या है, पाप माना जाता है ना, गौ हत्या को पाप माना जाता है ना। वैसे तो मेरा मानना तो ये है कि हर जीव की हत्या को पाप माना जाए। मैं तो ये कहता हूँ सरकार ने ऐसे कानून बना दिए जाए कि किसी भी जीव की अपने हत्या कर रहे हैं ना तो वो पाप माना जाए, या अपराध माना जाए। पाप क्या? अपराध माना जाए। ठीक है, कई जानबूझ के गए उसमें, कई अनजाने में हो जाते हैं, वो अलग है, या आत्मरक्षा के अंदर अपने यूज कर रहे हैं तो वो एक अलग है। लेकिन कई लोग है ना, कई लोग ऐसे इस धरती पर बैठे हैं कि उनको खाने के लिए उनको मार देते हैं, है ना, खाने के लिए उनको मार दें, तो उस पर भी क्या प्रतिबंध होना चाहिए। अभी है तो नहीं फिलहाल तो, लेकिन होना चाहिए। अनुच्छेद 48 क्या है इसके अंदर? गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं व कृषि। लिख लो 48, या लिख लिया आपने? 48 लिखा है ना आपने, वही लिखना सेम यहाँ। दुधारू पशुओं और कृषि व कृषि का नवीनीकरण करना है, गौ हत्या बंद करनी है, और दुधारू पशु जो होते हैं उनकी नस्ल सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये कितने अनुच्छेद हैं जो उसमें गांधी जी का प्रभाव पड़ा है? अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48। इन अनुच्छेदों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है। किसका? गांधी जी के दर्शन का डायरेक्ट प्रभाव है, सीधा प्रभाव है इनके ऊपर। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद अगली हेडिंग दीजिए, अगली हेडिंग दीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि नीति तत्व है, उसमें शिक्षा का वर्णन किस किस अनुच्छेद में आता है? शिक्षा का वर्णन किस किस अनुच्छेद में आ रहा है? तो एक तो अनुच्छेद शिक्षा का वर्णन डायरेक्ट तो किसके अंदर आ रहा है? 45 में, और एक इससे पहले आ रहा है 41 में, और एक आ रहा है इसके अंदर 46 में। थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ और ये देखो कि 41 के अंदर क्या लिखा है, आपको देख लो, कोई देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगी शिक्षा संबंधित है या नहीं है। अनुच्छेद 41 देखो, उसमें शिक्षा समझ आ रहा है ना, क्या है? शिक्षा पाने का अधिकार आया ना। तो अनुच्छेद 41 शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी कौन? सरकार।
आगे फिर अनुच्छेद 46 SC/ST के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें शिक्षा से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद एक तो आपको 41, एक आपको 45 और एक आपको 46। तो हेडिंग लिख दो, शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46। हाँ, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46। इसके विषय लिखना चाहते हो, साथ साथ इसके विषय लिख लो, क्योंकि आप 2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे क्या करना है, पहले अनुच्छेद 41 लिख दो, ऐसे कोई नहीं, आपने ऐसे लिख दिया ना, ऐसे लिख दिया मान लो, तो कोई बात नहीं, नई लाइन में ऐसे लिख दो अनुच्छेद 41, उसमें आगे लिख दो, कुछ दशाओं में शिक्षा पाने व लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में शिक्षा पाने व लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ लोगों ने ना आलोचना की है, किसकी, नरेगा की। करते हैं ना आलोचना कि नरेगा ने महंगाई बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, आलोचना करते हैं कुछ लोग। देखिए नरेगा जो एक रूप से है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी हर चीज़ आती है, अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है, लेकिन नरेगा ना एक रूप में सही भी है कि फिक्स हो गया इतना टाइम तो रोज़गार मिलेगा गाँवों के अंदर, ग्रामीण लोगों के अंदर। और हर इंसान की, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। हम एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को देख कर ना उस पूरी सिस्टम को गलत नहीं साबित कर सकते। नरेगा जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सही है। तो नरेगा का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत आया हुआ है, अपने कल चर्चा की थी, इसी में आया ना 41 में, काम पाने व शिक्षा पाने का अधिकार। तो सरकार क्या करेगी, समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आएगी जो लोगों को क्या देगी, कार्य देगी, काम देगी। तो ना 1970-72 के आसपास की बात है, शायद ऐसा मेरे सन याद नहीं है पूरा। इंदिरा गांधी ने ना ये कहा कि लोगों को काम पे लगाओ और बदले में उसको क्या दो, पैसे दो। तो एक मंत्री था, उसने क्या काम किया जाए, तो इंदिरा गांधी ने ऐसे ही बोल दिया कि एक व्यक्ति को जिसको काम नहीं मिल रहा ना, उसको एक कस्सी दे दो, कस्सी होती है ना, कस्सी, वो दे दो, खड्डा खुदवाओ दोपहर तक, शाम को वापस बुरा दो, और उसको बदले उसको क्या है, मेहताना दो। फ्री में किसी को पैसा नहीं देना, फ्री में किसी को पैसा। अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, कोई काम नहीं है, मान लो उसने ये कहा, क्योंकि वो एक योजना लेकर आ रही थी, कौन से अनुच्छेद 41 के तहत, क्या कि लोगों को काम के बदले मेहताना मिलना चाहिए, काम के बदले लोगों को पैसा मिलना चाहिए। अगर आपने लोगों को फ्री पैसा देना शुरू कर दिया ना, तो ये निठल्ले बन जाएंगे और काम नहीं करेंगे, और हमारे देश की जनता क्या हो जाएगी, निठल्ली हो जाएगी, काम नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई काम नहीं है तो उस व्यक्ति से पहले खड्डा खुदवा लो दोपहर तक, और दोपहर के बाद खड्डा बुरवा लो, भरवा दो उसको वापस, और उसके बाद शाम को उसको क्या दे दो, मेहताना दे दो। तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम करके वो पैसा कमा के जाएगा, वो पैसे की और श्रम की वैल्यू समझेगा। अपने घरों में कहते हैं ना, अपने जैसे लेट उठते हैं, लेट तक सोते रहते हैं, तो हमारे घर वाले भी कहने लग जाते हैं। और एक समय के बाद है ना, एक उम्र के बाद, लड़की हो या लड़का हो, अगर आप बिल्कुल बैले रहते हो, घर पे फ्री रहते हो ना, तो आप घर वालों पर बोझ बन जाते हो। एक लिमिट समय के बाद एक समय होता है, उस समय तक अगर आप फ्री रह रहे हो तो घर वालों पे बोझ नहीं हो, लेकिन एक समय आने के बाद हम बिल्कुल फ्री रह रहे हैं ना, तो घर वालों पर क्या बन जाते हो, बोझ बन जाते हो। इसलिए ना बड़े समझदार लोग ये कहते हैं कि अगर आप कोई काम नहीं करते ना, तो आप घर से बाहर निकल जाओ और पूरे दिन बचीड़े खा के फिर शाम को घर पे आ जाओ। घर पे फ्री मत बैठो, वैल्यू नहीं होगी घर पे आपकी। और रियल में सच में बताऊँ, जो आदमी फ्री रहता है ना बिल्कुल घर पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वो थोड़ा सा भी काम कमा ले, थोड़ा सा भी कमाता है ना, थोड़ा भी कर लेता है, तो उसकी वैल्यू बन जाती है। तो ये भी अपने क्या है, काम पाने का अधिकार किसके अंदर है, अनुच्छेद 41। मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब ये है परिस्थिति समय के अनुसार में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। कुछ भी काम करें चाहिए, बस गैर कानूनी नहीं हो। और काम कोई छोटा मोटा नहीं होता, काम कोई छोटा मोटा नहीं होता। हम अगर अब कहीं मजदूरी करने में जा रहे हैं परिस्थिति के अनुसार, तो हमें पता है कि हमारा मेहताना हमें मिलेगा, तो वो काम भी करना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने अनुच्छेद 41 का प्रयोग करके है लोगों को काम देना शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा है, 45 में आप लोगों ने क्या लिखा था, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। तो लिख दो इसके अंदर, निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए। अच्छा, आपकी नज़रों में
ये ना एक योजना आई थी निःशुल्क शिक्षा के अंदर, और उसमें ये आया था कि 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करना, 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करना। ये योजना आई थी ना निःशुल्क शिक्षा के अंदर। है ये सही है, गलत है आपकी नज़र में? आपकी नज़र में सही है, गलत है? सही है, गलत नहीं है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार बच्चे की मानसिक स्थिति अपने आप बढ़ती जाती है और वो अपने आप जागरूक होता जाता है। अगर आपको 8 में उसको फेल कर दिया ना, मान लो 8 में फेल कर दिया, तो हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई से उब जाए और वो पढ़ाई छोड़ दे, है ना। लेकिन अगर उस बच्चे पर अब आपको ये करना है, अब देखो बीएड वालों, अगर मान लो ये प्रश्न आ जाए वहाँ, आपको आंसर क्या करके आओगे? गलत, नंबर घटेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है ये, नंबर घटेंगे। अगर आप कह देते हो कि गलत है ये योजना, नंबर घट जाएंगे। किसी बच्चे को फेल करना एनसीईआरटी या आरटीई नियम जो है ना, अधिनियम जो है, उसमें ये लिखा हुआ है कोई बच्चा फेल होता है उस बच्चे की कमी नहीं है, टीचर और स्कूल की कमी है। ये बच्चे की कमी नहीं है, टीचर और स्कूल की कमी है, क्योंकि उस बच्चे को सही तरीके से उसे हैंडल नहीं किया गया है। अगर आप उस बच्चे को सही तरीके से हैंडल करोगे तो वो बच्चा पास हो जाएगा। तो एक बच्चा यदि फेल होता है ना, तो उसमें कमी उस बच्चे की नहीं होगी, किसकी मानी जाएगी? उस स्कूल की और उस अध्यापक की मानी जाएगी। ऐसा आंसर करना है आपने। अब प्रश्न ये आ जाए ना, मान लो कि अगर एक 8वीं क्लास का बच्चा फेल होता है और उसमें अगर ये ऑप्शन लिखा हो कि स्कूल और अध्यापक की कमी है, आंसर इसका सही यही होगा, स्कूल और अध्यापक की कमी है। क्यों? क्योंकि उसने सही तरीके से बच्चे को हैंडल नहीं किया। ये आरटीई नियम 2009 कहता है, मेरे पास पढ़ा, मैं अभी दिखा दूँ जाते हुए आपको, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। ये तो ये ध्यान रखना, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो पॉजिटिव। अब इसमें अगर आपके तो गलत है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आंसर है। आंसर क्या सही है? आपके तरफ आंसर कौन सा निकल कर आ रहा है? नेगेटिव। और मैंने क्या कहा, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्रश्न है उसमें क्या रहना है? आपको पॉजिटिव रहना है। तो वहाँ पॉजिटिव ये आएगा कि हाँ, बच्चों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये योजना इसके तहत आई थी कि हम क्या है, प्रारंभिक शिक्षा जो है 8वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा आती है, उसमें क्या बच्चों को फेल नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों पर फोकस किया जाएगा। फिर उन्होंने क्या है कि जो बच्चा कमज़ोर है ना, जो बच्चा कमज़ोर है उसको अगली क्लास में कर देना, 9th के अंदर हो गया वो। लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ा विशेष टाइम और देना बच्चों पर, टीचर ने, कि जो पीछे की जो कमी है ना वो 9th क्लास में सुधारेगा। और ये आपको पता है कि 8वीं क्लास का बच्चा जब 9th क्लास में होता है तो उसका थोड़ा सा दिमाग 8वीं क्लास से थोड़ा बढ़ जाता है, तो हो सकता है उसको प्रेरणा मिल जाए। अब मैं मेरी कहानी बता दूं, फिर कहते सर आप अपनी बता देते हो। मैं 6ठी तक है ना बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट था, बहुत ही कमज़ोर, हद से ज़्यादा कमज़ोर। किसी ने उम्मीद नहीं की, जिस स्कूल में पढ़ा हुआ ना, उन टीचरों का आज मैं ये कहूँ कि मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ या मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यकीन नहीं करते वो लोग कि झूठ बोल रहा है तुम। कारण क्योंकि 6ठी क्लास तक मैं इतना कमज़ोर बच्चा था कि मेरे को सही तरीके से हिंदी नहीं आती थी। रियल में सही तरीके से मेरे को हिंदी नहीं आती थी, लिखनी बोली तो बहुत दूर की बात है, लिखनी नहीं आती थी। अगर मान लो मैं 6ठी क्लास में मान लो मैं छोड़ देता पढ़ाई, तो मैं मेरा विकास कर जाता क्या? नहीं। मैंने अपना थोड़ा बहुत विकास पता कब किया? 8वीं क्लास में किया था। 8वीं क्लास में मेरे साथ एक लड़का आया था, वो थोड़ा पढ़ाई में होशियार था। उसने कहा रवि जी तू मेरे साथ रहना चाहता है तो भाई तुमने पढ़ना पड़ेगा, नालायक छोड़ा मैं सगे को रखूँ भाई। तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। तो मैंने कल बताया था ना कि दोस्त ऐसा पकड़ो जो आपको आगे लेके जाए। तो मैं कहा यार तुझे सगे को रहा तो फिर तो मैं पढ़ूंगा यार। तो फिर मैंने अपने घर पे आके अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मैंने हिंदी लिखनी सिखा। तो मेरी माँ ने मेरे को क्या सिखाया, फिर बार खड़ी वगैरह हिंदी लिखना और बढ़िया पढ़ना सिखाया। जबकि मेरी माँ क्या एक अनपढ़ महिला है, उसने अपनी चर्चा की थी। फिर उन्होंने मेरे को हिंदी सिखा दी। फिर क्या, जैसे मेरे को हिंदी आने लगी ना, लिखनी और पढ़नी, मेरा ना मन लगने लग गया पढ़ाई में। हालांकि उतना नहीं लगा जितना लगना चाहिए, उतना नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या है मैं रुड़ने लग गया, चलने लग गया। फिर 10वीं क्लास में हो गया, 10वीं क्लास पास हो गई। 11वीं क्लास में सरकारी स्कूल में आ गए। वहाँ ऐसे 2-3 लड़के मिल गए जो पढ़ाई में होशियार थे। उनको देखे साथ साथ किया, जुड़ते गए। आज आपके सामने खड़ा हूँ। और बहुत सारे बच्चे इस क्लास में 7-8वीं क्लास में तक मेरे से होशियार थे, लेकिन किसी कारण से उनकी पढ़ाई छूट गई, उनकी पढ़ाई छूटी की खत्म ही हो गई। तो ये जो है ना, इसलिए इन्होंने कहा है कि किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। अभी क्या है, नए नियम के अनुसार जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, अब उसके अंदर क्या है, 10वीं क्लास की बोर्ड की जो परीक्षा समाप्त कर रहे हैं। 10वीं क्लास की बोर्ड नहीं होगा, परीक्षा स्कूल स्तर पर होगी। तो बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए जो शिक्षा का जो माध्यम है, पेपर का माध्यम है ना, वो सही नहीं है। और इसका हमने कोरोना काल के अंदर देख लिया ना। कोरोना काल के अंदर उस बच्चे के भी 90% आए हैं जिस बच्चे को पूरी सॉरी मेरी तरह हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो पेपर का क्या महत्व है, ये अपने को कोरोना काल में पता चल गया। तो पेपर का और अंकों का कोई महत्व नहीं है।
हमारे कितने अंक आए हैं, ठीक है, एक आवश्यकता होती है, लिमिट होती है किसी कोर्स में एडमिशन लेने की, वो अलग बात है, जैसे 55 या 50 या 60%, वो एक आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे के 80 आ गए, 85 आ गए, 90 आ गए, वो 80-85 वाला हताश हो जाता है, अगर मेहनत कम आए हैं। ये जो आपकी मार्कशीट है ना, आपको नौकरी लगने के बाद या कामयाब होने के बाद 7वीं 8वीं क्लास की मार्कशीट पता ही नहीं चलती है वो कहाँ है, आपकी अंकों को पता ही नहीं है। तो अंक जो है ना वो सीखने से संबंधित नहीं है, हमें अंक नहीं प्राप्त करने, हमें केवल क्या करना है, सीखना है। ये अनुच्छेद 45 कहता है कि बच्चे को क्या कराना है, बच्चे को केवल सिखाना है, आपने उसमें सुधार करना है। वो कैसे भी अंक लेके उस पर छोड़ दो। तब इन्होंने नई शिक्षा नीति में ना फिर क्या है, अंक को छोड़कर क्या शुरू किया है, ग्रेड प्रणाली स्टार्ट की है। ग्रेड ए, ग्रेड 2, ग्रेड बी, ये स्टार्ट किया ना, ग्रेड प्रणाली स्टार्ट कर दी, और अंकों का महत्व नहीं दिया यहाँ, ताकि बच्चों में क्या है, भेदभावना पैदा ना हो, जिससे बच्चे क्या है, द्वेष की भावना पैदा करके पढ़ाई को छोड़ ना दे। ठीक है। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है, बच्चे को फेल नहीं करेंगे, बच्चों में हम सुधार करेंगे, तो बच्चा सीखता जाएगा। हमें केवल सिखाना है, हमें केवल क्या करना है, सिखाना है। ये एजुकेशन का क्या है, सिस्टम है हमारे देश के अंदर। तो अनुच्छेद 45 क्या है, अनुच्छेद 45 क्या है कि निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब मैं आपको जितने 3-4 प्रश्न बताएं, ये सारे प्रश्न किस में आएंगे, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगे। किस में आएंगे, ये टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां क्या रहना है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे रहोगे, चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, और जहां आपको ये लगे ना कि थोड़ा सा भी नकारात्मक आ रहा है, उसको छोड़ना है, थोड़ा सा भी नकारात्मक हो, बस वहां अपना दिमाग केवल पॉजिटिव रखना है कि इसका आंसर केवल पॉजिटिव है, और आप ऐसे ही करोगे आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। और इनमें से प्रश्न आएंगे आपके आरटी नियम 2009, ये शिक्षा वाला 45 अनुच्छेद 21 का, और आगे जब अपने मूल कर्तव्य करेंगे उसमें से प्रश्न आएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 46, ये SC/ST को शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 46 जो है वो किससे संबंधित है, SC/ST की शिक्षा संबंधित है। तो अपने चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46। उसके बाद में देखना, भाग 4 क के अलावा 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भाग 4 में तो नहीं है, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्व माने जा सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार के कर्तव्य हैं। और मैं अब आपको 3 अनुच्छेद लिखा रहा हूँ, ये भी सरकार के क्या बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं। तो उनको क्या कह सकते हैं अपने, कि नीति निर्देशक तत्व के अलावा भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सरकार के कर्तव्य माने गए हैं। तो हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, भाग 4 के अलावा, भाग 4 के अलावा संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के अलावा संविधान में निर्मित नीति निर्देशक तत्व या संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व, संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें अनुच्छेद नंबर 1 लिखो, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335। इसमें लिखना SC ST OBC कर लो साथ में, OBC SC ST OBC है ना, इनको संघ व राज्यों में, संघ व राज्यों की नौकरियों में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, संघ व राज्यों की नौकरियों में आरक्षण। ये सरकार का दायित्व बनता है ना भाई, कि इन समुदाय के लोगों को ऊपर उठाना है, समाज में सामान्य जीवन जीने को लिए इनके ऊपर उठाना है, इनको जो दमित वर्ग जो है। तो सरकार अनुच्छेद 335 का प्रयोग करके क्या है, नौकरियों में क्या देगी, आरक्षण देगी। अब आता है कि आपकी नज़रों में आरक्षण सही है या गलत है, आपकी नज़रों में आरक्षण सही है या गलत है, आरक्षण क्या है, सही है गलत है भाई, सही है आरक्षण। लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार हो जाए ना, थोड़ा सा सुधार, तो ये आरक्षण बहुत बढ़िया। थोड़ा सा सुधार कैसे, SC ST OBC के अंदर क्या है, जिन लोगों ने इनका प्रयोग करके अपना जीवन सामान्य बना लिया है, उनको आरक्षण ना देकर उन लोगों को आरक्षण दिया जाए जो इसी समुदाय के अंदर है, इसी समुदाय में है, जो अभी तक दबित है, अभी तक क्या है, दमित है। यानी कुल मिला के अपने ये कहें कि इनको थोड़ा सा किसके साथ जोड़ दे, आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ दे, तो ये आरक्षण सही रहेगा। हालांकि अभी भी सही है,
अभी भी सही है, क्योंकि ये समाज में उन लोगों को, दमित लोगों को ऊपर उठाने का एक व्यवस्था है। हालांकि बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये आरक्षण गलत है, बहुत सारे लोगों की नज़रों में आरक्षण गलत है, लेकिन ये आरक्षण गलत नहीं है, आरक्षण गलत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, इसमें क्या थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। तो ये व्यवस्था किसके अंदर है, ये व्यवस्था किसके अनुच्छेद 335 SC ST OBC को संघ व राज्यों की नौकरियों में आरक्षण, एक तो ये हो गया। एक दूसरा अनुच्छेद अगर लिखना, अनुच्छेद नंबर 350 ए, 350 ए या नहीं सॉरी ए, 350 ए, 350 ए, या अगर अपन अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या 350 ए। इसमें लिखो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को, भाषाई अल्पसंख्या होते हैं, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। अभी जो ये शिक्षा नीति आई है ना 2020 की, अभी नई आई है, ये धीरे धीरे लागू होने लगी है, सेंटर ने लागू कर दी है, धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करने लग जाएगी, अपने भी लागू हो जाएगी धीरे धीरे। इसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा जो है वो बच्चे की मातृभाषा में दी जाएगी, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई हिंदी नहीं है ना, तो मतलब पढ़ाएंगे जरूर अपने, लेकिन ज़्यादा जोर किस पे दिया जाएगा, प्राथमिक भाषा। कारण क्या है, बच्चा सबसे पहले अपने घर में कौन सी भाषा सीखता है। हालांकि आजकल तो क्या है, हमारे जो घर में माताएं जो है वो अपने आप को पढ़ी लिखी मानती है कि हम पढ़े लिखे हो गए, इसको थोड़ा सा कम कर दो, कि पढ़ी लिखी मानती है। बच्चे के साथ मैंने उस दिन चर्चा की थी ना कि बच्चे के साथ क्या बात करेंगे, बस ठीक है हिंदी में बात करेंगे ना, बच्चे के साथ हिंदी में बात करेंगे। अपनी माँ वो स्कूल में भी हिंदी इंग्लिश में बात करता है, तो पढ़ी लिखी है। हमारा बच्चा अगर मातृभाषा बोलेगा तो अनपढ़ बना जाएगा, समाज में अनपढ़ नहीं माना जाएगा। वो बच्चे के साथ कैसी भाषा बोलनी चाहिए, मेरा मानना ये है कि बच्चे के साथ हमेशा अपने घर में है ना कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, अपनी मातृभाषा। कोई बच्चा अगर कोई परिवार पंजाबी बोलने वाला है तो वो अपने बच्चे के साथ घर में पंजाबी बोले, क्योंकि स्कूल की ये ड्यूटी बनेगी उस बच्चे को हिंदी और इंग्लिश सिखाने की। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उनका प्रयोग मतलब मातृभाषा में हो, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ उस बच्चे को इंग्लिश और हिंदी, अगर अपने को जैसे पेरेंट्स को इंग्लिश आती है बढ़िया है, नहीं आती हिंदी आती है तो इसका हिंदी में टर्न करें, लेकिन ज़्यादा जोर किस पे दिया जाए, अपनी मातृभाषा का। स्कूल और अन्य संस्थाओं के अंदर वो बच्चे पर जोर दिया जाएगा कि वो हिंदी सीखेगा। दिक्कत क्या आएगी, अगर बच्चे पर घर में भी हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग होगा, स्कूल में भी अगर वो इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करेगा तो वो स्थानीय भाषाओं को नहीं सीख पाएगा, स्थानीय भाषा को नहीं सीख पाएगा। जैसे ही वो समाज में आएगा तो अपने आप को वो कुंठित महसूस करेगा। अब क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो खेलने के लिए बाहर मोहल्ले में ग्राउंड में जाएगा। अब ग्राउंड के अंदर आपको पता है कि भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, वो उसके साथ बागड़ी भाषा, मान लो बागड़ी का बच्चा है कोई, अगर उसके साथ कोई बागड़ी में बात करेगा उसको समझ में नहीं आएगी, है ना, फिर उसको कुंठित महसूस होगा भी मैं देखो बागड़ी समुदाय का बच्चा हो गया, मेरे को बागड़ी नहीं आती। तो इसलिए ज़्यादा बच्चों पर क्या घर में क्या उनकी मातृभाषा बोलनी चाहिए। सरकार भी कह रही है कि हम प्राथमिक शिक्षा किस में देंगे, मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा के साथ लगाव हो जाता है बच्चे का। अब जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरी सिस्टर मेरे को बहुत बार कह देती है कि तू हिंदी बोलता है तो तेरे में बागड़ी शब्द ज़्यादा आते हैं। मैं कि ये छूटने वाली थोड़ी है, ये तो मेरी मातृभाषा, ये नहीं छूटती और ना ही मैं छोड़ूँ कभी इसको, कभी नहीं छोड़ते। ये हरियाणा वाले हैं ना, ये कभी नहीं छोड़ते, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जाके है ना वहाँ लोगों को सिखा रहे हैं, ये उनकी अंग्रेजी सीख लेते लेकिन ये अपनी हरियाणी भाषा उनको सिखा रहे हैं। ये अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कई वीडियो देखी है मैंने, तो वहाँ के अंग्रेज लोग हैं ना वो हरियाणी भाषा सीख रहे हैं। पंजाबी लोग जाते हैं ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उन बच्चों को वहाँ के लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाके वो पंजाबी सिखा रहे हैं। तो ये सही है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरी की भाषा का मान सम्मान करता है, दूसरा व्यक्ति हमारी भाषा का मान सम्मान करता है। ये तभी होगा जब हमें शुरू में प्राथमिक भाषा जो हमारी है मातृभाषा पर हमने जोर दिया है। हमने हमारी मातृभाषा पर जोर नहीं दिया तो हमारी माँ बोली तो कमज़ोर होगी,
मातृभाषा तो हमारी कमज़ोर होगी ना। तो इसलिए सरकार ने भी क्या कहा है कि प्राथमिक भाषा है ना, जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसको सिखाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। तो जिसका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है ना, और वो बच्चा अगर आप घर में हिंदी बोल रहे हैं आपके साथ, तो कोशिश करो कि हिंदी के साथ साथ हिंदी बोलो, सही उसको अच्छी है, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, लेकिन कोशिश करो उस बच्चे के साथ साथ ना अपनी मदर टंग के भी शब्द सिखाए जाए उस बच्चे, ताकि वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो समाज के वातावरण के साथ वो अपने आप को तैयार कर लेगा और समाज में एडजस्ट हो जाएगा, वरना एडजस्ट नहीं होता पाते बच्चे। मान लो मैंने वो दिन बात की थी ना कि बच्चा कोई डॉक्टर बन गया, इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ गया है, और उसको बागड़ी भाषा नहीं आती या पंजाबी भाषा नहीं आती, गांव में पोस्टिंग होती, बेटा मेरे काल जो गाँव में करे, तो वो गाँव में उसको तो नहीं समझ में आएगा। वो फिर किसी को बुला के लाएगा कि यार जो ये माता जी आई ये कह रहे गाँव काल जो गाँव में कर के हुआ गाँव में, तो फिर वही कहेगा घबराहट हो रही है उसको, है ना। यही होगा और क्या होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, प्राथमिक शिक्षा क्या है, मातृभाषा में ज़रूरी है। ये शिक्षा नीति कह रही है, कौन सी, 2020 वाली। और अनुच्छेद 350A क्या कह रहा है, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा के वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। जैसे अल्पसंख्या में कौन है, अल्पसंख्या में अपने दो मान, एक तो मुस्लिम है और एक अपने मान लो सिख है। वैसे तो मैंने बताया ना आपको कितने हैं, 6 है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन और बौद्ध। ये वर्ग जो है अपने भारत के अंदर क्या माने गए हैं, अल्पसंख्या, जो भाषाई और धार्मिक आधार पर क्या है, अल्पसंख्या है। 6 समुदाय हैं, तो अपने मुख्य रूप से ये 2 ही ले लेते हैं, कौन से, मुस्लिम और सिख। अब सिख जो संप्रदाय है इसकी प्राथमिक भाषा या मातृभाषा कौन सी, पंजाबी। तो इन बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, पंजाबी में। जैसे इन बच्चों को पंजाबी में शिक्षा देंगे ना, ये पंजाबी के साथ साथ बच्चों की उस शिक्षा से ज़्यादा जुड़ाव कर लेंगे, लगाव हो जाएगा उनके साथ शिक्षा के साथ, है ना। कई बार क्या है, अपने को ना इंग्लिश और हिंदी का वर्ड नहीं समझ में आता, तो हम उस वर्ड को क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में खोजने का प्रयास करते हैं, और जैसे पता चलता है इसको ये कहते हैं, अपने को याद हो जाता है, अच्छा ये चीज़ है क्या, ये होता है या नहीं होता। तो ये चीज़ है। दूसरा मुस्लिम जो है, इनकी जो भाषा है जो उर्दू है साहित्य है ना, तो उर्दू के अंदर क्या है, इनको शिक्षा दी जाएगी। अपने उस दिन चर्चा की थी कि उर्दू क्या एक भाषा है या एक धर्म की विशेष भाषा है। उर्दू को धर्म के साथ जोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन उर्दू भी क्या एक भाषा है, उर्दू भी क्या एक भाषा है। उसको क्या उर्दू सीखनी चाहिए क्या, उर्दू सीखनी चाहिए, आनी भी चाहिए, अपने को सीखनी चाहिए। कारण क्या है, उर्दू के कई शब्द जो है ना अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। तो भाषा का ज्ञान, मैंने उस दिन ही कहा था कि जितना ज़्यादा संभव हो सके अपने को भाषाओं का ज्ञान ज़्यादा से होना चाहिए, 2, 3, 5, 10, 15। कई बार अपने को इतिहास में पढ़ेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय, उनको 8 पता नहीं 9 भाषाओं का ज्ञान था। एक हिंदी के एक राइटर थे, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, उनको कहते हैं कि उनको 13 भाषाओं का ज्ञान था। अभी एक ना एक संत चल रहे हैं, रामानंदाचार्य पता नहीं ऐसा उनका नाम है, उनको कहते हैं उनको 13-14 भाषाओं का ज्ञान है, पढ़ने भी और लिखने और बोलने भी। तो ये अच्छी बात है। ये तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी भाषाओं का ज्ञान अपने को पता होना चाहिए। तो ये 350 क्या के अंदर है या ए के अंदर है। अब उसके बाद 351 इसके अंदर लिखो, सरकार हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगी, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगी। अब ये अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिले, जिस दिन मान्यता मिल जाए मान लो उस दिन अपनी क्या प्राथमिक शिक्षा किसमें है, राजस्थानी। अब ये मारवाड़ क्षेत्र जो है ना, मारवाड़ क्षेत्र जो है उसमें वहाँ जो बच्चों के साथ है ना स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, वहाँ मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। वहाँ के तो अध्यापक और वो भी लगभग क्या मारवाड़ी बोलते हैं। तो वहाँ मार्सर को मारसा बोलते हैं, मारसा, आओ नहीं मारसा, बैठो, मारसा बोलते हैं। मास्टर अब टीचर को क्या बोलते हैं, वो मारसा बोलते हैं, मारसा। और वो ना जैसे वहाँ जाते हैं ना तो सत्कार भी बहुत करते हैं, मान सम्मान भी बहुत करते हैं। और एक उनकी भाषा बहुत मीठी है मारवाड़ी, हालांकि अपने को जब सुनते हैं थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कई शब्द इनके बहुत मीठे शब्द हैं मारवाड़ी भाषा के, है ना। तो ये हो गया अनुच्छेद 351। सरकार क्या है, हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी, हिंदी भाषा को बढ़ावा देगी और इसका प्रचार प्रसार कराएगी। अब आप मान लो हिंदी को क्या है, दक्षिण भारत के लोगों ने जब मैंने कहा था कि वो दक्षिण भारत के लोग ये कहते हैं कि या तो हमें इंग्लिश आती है या हमें दक्षिण क्षेत्रीय भाषा आती है, लेकिन वहाँ भी अब इसका प्रसार होने लग गया है हिंदी का, क्योंकि हिंदी भारतीय क्या है, राजभाषा है। हिंदी भारतीय क्या है, राजभाषा। तो वहाँ भी इसका प्रचार होने लग गया है। देखिए गूगल पे है ना, शायद दूसरी भाषा है जिसमें सर्वाधिक कोई चीज़ें सर्च होती है, कौन सी, हिंदी। पहली तो इंग्लिश ही है, दूसरी हिंदी।
और अब देखने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इंग्लिश के साथ साथ किस भाषा का प्रचार ज़्यादा हो रहा है? हिंदी का प्रचार ज़्यादा हो रहा है। और विज्ञापन भी है ना, चाहे फेसबुक पे है, चाहे टेलीग्राम, इस पे अपने व्हाट्सएप वगैरह पर इन पे विज्ञापन जो आते हैं यूट्यूब वगैरह पर, वो विज्ञापन भी किस में आने लगे? अब हिंदी में आने लगे, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या क्या ज़्यादा है। दूसरी, ये जो सरकार इसका प्रयोग करके क्या कर रही है? इसका प्रचार प्रसार कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है सरकार, इसका प्रयोग कर रही है और हिंदी का क्या कर रही है? प्रचार प्रसार। ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि 351 के तहत हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें। तो ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन पर भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, ठीक है, और लोग इनसे जुड़ रहे हैं। जैसे ना इंग्लिश लिखा और हिंदी लिखा हो, तो जैसे उत्तर भारत के लोगों को, जिनको इंग्लिश आती है अच्छी बात है, मान लो जिनको कम आती है, हिंदी देखते हैं ना, वो चीज़ समझ जाते हैं, हाँ यही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं हिंदी भाषा। आईएससी की जो है ना, यूपीएससी है, उसमें ज़्यादा प्रभाव इंग्लिश वालों का है, लेकिन अब हिंदी वालों ने टक्कर देना शुरू कर दी है। हिंदी वाले स्टूडेंट है ना, उन्होंने खूब टक्कर देनी शुरू कर दी है इनको यूपीएससी में। तो क्योंकि इसके कारण इसका क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। तो ये अपने क्या है भाई? नीति निर्देशक तत्व है। ये अपने क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। कंप्लीट हो गए। लेकिन अब आपसे मैं ना ये पूछूं कि समय समय पर संविधान के अंदर क्या हुआ है? संशोधन हुए हैं, और संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? नीति निर्देशक को जोड़ा गया है। तो बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि कौन सा नीति निर्देशक किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो वो अपने को क्या करने हैं? याद करने हैं। अपने ना वैसे अलग से संविधान संशोधन नहीं करें, मान लो अलग से अपने संविधान संशोधन नहीं करें, तो भी अपने इतने संविधान संशोधन इन चैप्टरों के अंदर ही कर लेंगे जिनसे हमारे प्रश्न आते हैं। तो अब आपको हेडिंग क्या देना है? हेडिंग दो, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भी कौन सा संविधान संशोधन के तत्व कौन से जोड़े गए हैं? तो पहला लिखना 42वां संविधान संशोधन। ये तो आपके इतना याद हो जाएगा 42वां, क्योंकि बहुत हर जगह चर्चा पे आएगा ये 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये 42वां संविधान संशोधन है ना, इसे लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1976 में आपातकाल के दौरान इसमें बहुत सारे संशोधन किए थे। इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और 1975 में जब आपातकाल लगा था, तो इस आपातकाल में क्या है? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए नीति तत्व, जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें लिखना अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, हाँ जी, इसी में लिखना है। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से नीति तत्व जोड़े गए उनका वर्णन करना है अपने। अनुच्छेद 39A, पहले 39A लिखो, 39A, 39 इसमें लिखो समान न्याय, समान न्याय, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। देखो सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह न्यायालय में निःशुल्क विधि सहायता देगा। इस निःशुल्क विधि सहायता का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो गरीब है वो वकील नहीं कर सकता, मान लो वकील की फीस नहीं भर सकता, तो सरकार क्या एक सरकारी वकील की व्यवस्था करती है। सरकारी वकील क्या करेगा? उस गरीब का केस लड़ेगा। ये किस में व्यवस्था की गई है? 39A के अंदर व्यवस्था की गई है कि गरीबों को न्याय मिले, और न्याय कौन सा? निःशुल्क विधि सहायता। तो ये नीति तत्व है ना, सरकार का कर्तव्य है। क्या ये मूल अधिकार है? क्या मूल अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है हमारा, ये सरकार का कर्तव्य बनता है, ये सरकार का दायित्व बनता है। तो 39A समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता। अब आपको पता चल गया ना नहीं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसकी परिभाषा कैसे रटने कैसे नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सरकार के कर्तव्य बनते हैं, बस इतना याद करना है आपने। सरकार का क्या बनता है? कर्तव्य, या सरकार के दायित्व बनता है ना। अपना कर्तव्य बनता है ना, अपना भी कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, जनदेश के प्रति। वो अपने कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? इसी 42वें संविधान, जिसे अपने क्या नाम दिया गया है? मूल कर्तव्य। इसके बाद वही चैप्टर आएगा। तो एक तो 39A हो गया, दूसरा लिखना अनुच्छेद, दूसरा लिखना अनुच्छेद 39F,
39F इसमें लिखो बच्चों व अल्प वयस्क, बच्चों व अल्प वयस्क। अल्प वयस्क मतलब ये जो बच्चे होते हैं ना 15-16 साल के होते हैं, इनके बारे में। बच्चों व अल्प वयस्क की शोषण से सुरक्षा, की शोषण से सुरक्षा। शोषण से सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है भाई। ये सरकार का दायित्व बनता है इन बच्चों का शोषण होने से बचाना है। बहुत शोषण होता है कई बच्चों का, समाज में, घर परिवार में या आसपास माहौल में बहुत सारे संशोधन, इनके शोषण होता है बच्चों का। तो उन बच्चों का जो अगर शोषण हो रहा है तो उससे सुरक्षा ये करवाएगी अनुच्छेद 39 के अंदर, अनुच्छेद 39 के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 43, अनुच्छेद 43। इसमें क्या है, ये जो उद्योगों के अंदर अपने 43A लिखा है, 43A कर लेना, 43A। उद्योग थे, उनके प्रबंधन में मजदूरों की जो भागीदारी आई थी वो भी हमने कौन से संविधान संशोधन पे जोड़ी गई है, 42 में थे, लिख लो। उद्योगों में मजदूरों की या उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। फिर बाद उसके बाद अनुच्छेद 48 का, इसका विषय आप बताओगे क्या है। 48 का इंपॉर्टेंट बताया था ना मैंने, ये अनुच्छेद 48 का, हाँ, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीव संरक्षण। ये भी हमने 42 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अपने कल चर्चा की थी ना कि ये नरेंद्र मोदी जी के जन्म पर अपने क्या है चीते लेकर आए हैं भारत के अंदर, तो वो चीते किस में आ जाएंगे, वन्य जीव संरक्षण के अंदर शामिल किया गया है उनको। इन जीव जंतुओं को क्या करना है, संरक्षण करना है। ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, आने वाले पीढ़ी को पता ही नहीं होगा। जैसे अपने आसपास की बात करें, वो चिड़िया लुप्त होगी ना, कौन सी, क्या नाम है उसका, गोरा नाम आता है उस चिड़िया का, हाँ, गोरैया चिड़िया, वो लुप्त होगी। कारण क्या है, बदलते हुए वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल नहीं पाई। और ये जो कहाँ लुप्त हुई है, जहाँ पर ये शहरों में ज़्यादातर लुप्त हो गई है। ये आपको ना चूरू क्षेत्र में आज भी मिल जाएगी, चूरू क्षेत्र में बहुत है ये आज भी, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ का जो ये अपने रेतीला जो गांव के अंदर रेतीली मिट्टी वगैरह ना, यहाँ इतना इनका परिवर्तन नहीं हुआ वातावरण का। तो अब बाद में क्या है, इनका संरक्षण हो रहा है। एक साहित्य की तारीख है, वो तारीख मेरे जस्ट यहाँ भी निकली है वो तारीख, तो वो तारीख उसके दिन मनाया जाता है, वो क्या नाम है, गोरैया चिड़ी का दिवस है ना, ऐसा कुछ उस दिन मनाया जाता है। वो मेरे याद नहीं आ रहा तारीख कौन सी है 30 मार्च को, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस तारीख पे, लेकिन है अभी निकली, ये पता है क्योंकि वो अखबार वगैरह में आई थी, व्हाट्सएप पे भी चल रहा था। तो उसका संरक्षण हो रहा है। तो उसका संरक्षण किसके तहत हो रहा है, 48 के तहत। राजस्थान के अंदर गोडावण पक्षी जो है ना, उस गोडावण पक्षी का ये अपने राज्य पक्षी है गोडावण राजस्थान का, तो उसका भी संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि वो भी क्या है, लुप्त प्रजाति हो रही है, लुप्त हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि बदलते हुए वातावरण में अपने आप को वो डाल नहीं पा रही। गिद्ध जो है, गिद्ध लुप्त हो रहे हैं ना, दिख ही नहीं रहे। पहले बहुत गिद्ध दिखते थे, अब तो कई ने देखे नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो क्या हो गए, नहीं देखे ना, नहीं देखे गिद्ध। बहुत बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उनको पर्यावरण संरक्षण बोला, पर्यावरण हितैषी बोला जाता है गिद्ध को, क्योंकि ये गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध जो है ना, ये मल मूत्र जो होता है ना, इनको खाते हैं ये, तो पर्यावरण को ये शुद्ध करते हैं। लेकिन ये खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लुप्त हो रही है, क्योंकि बदलते वातावरण में ये क्या है, ढल नहीं पाए अपने आप को। जैसे कहते हैं कि आज से 30 करोड़ साल पहले डायनासोर रहते थे, बदलते वातावरण के अनुसार के अपने आप को ढाल नहीं पाए, है ना। तो ये जो आता है, ये किस में आ रहा है, अनुच्छेद 48 के अंदर आ रहा है। वो जिराफ वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, साइंस कहता है कि वातावरण के अनुसार जब जमीन में क्या है, वो पेड़ पौधे खत्म हो गए तो उनको चरने की जगह नहीं मिली, तो उसकी गर्दन बढ़ गई। लेकिन ये जचती नहीं है बात ये, फिर एक जीव की क्यों बढ़ी, बाकी की नहीं बढ़ी ना। खैर इसमें क्या है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, है। हाँ, लोग कहते हैं सांप के पैर होते हैं, लोग तो यही कहते हैं बंदर के, हम मनुष्य बंदर से पैदा हुए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। क्यों नहीं मानता, कितने हजारों साल से मानव के पूंछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बंदर से बाद में पूंछ लुप्त हो गई, उसकी आवश्यकता नहीं थी तो पूंछ लुप्त हो गई। तो आज भी बंदर तो वैसा ही है। मनुष्य ने ऐसा क्या कर लिया कि वो मनुष्य से बंदर खत्म, पूंछ खत्म हुई, लेकिन उसके पूंछ खत्म नहीं हुई।
सोचने वाली बात है ना। तो मैं नहीं मानता, ये साइंस माने या नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बंदर की पैदाइश है क्या हम, क्योंकि साइंस ये कहती है कि बंदर धीरे धीरे वातावरण के अनुसार, उसकी पूंछ की आवश्यकता नहीं थी तो पूंछ लुप्त होने लगी। और हमारे शरीर में फिर कमी क्यों नहीं आई कोई चीज़ की? हमारे शरीर में जैसे हम उस आज से 1000 साल जैसे पहले थे, 2000, 5000, 10,000 साल पहले से वैसे ही आज हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर कहीं भी हमारे शरीर में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो हम क्या विशेष जन माने जाते हैं, सहायता, विशेष सहायता जन, जैसे अपनी भाषा में विकलांग कह देते हैं, हालांकि विकलांग शब्द अब प्रयोग नहीं कर सकते, प्रतिबंध कर दिया गया है, तो विशेष जन बोला जाता है उनको, ठीक है। तो विशेष जन माना जाता है कि जिसके शरीर के अंदर भाग कम है, लेकिन सामान्य तो नहीं माना जाएगा उसको। फिर सामान्य कुछ चीज लुप्त होनी चाहिए ना। अगर वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार अगर परिवर्तन हो रहा है तो मनुष्य में कुछ चीज़ कम होनी चाहिए। अगर मनुष्य में कोई चीज़ कम हो जाए तो उसको मनुष्य नहीं माना जाएगा, उसे विशेष जन माना गया, यानी सामान्य मनुष्य नहीं माना जाता। तो इसका मतलब बंदर की तो नहीं है, अपने किसके हैं ये तो परमात्मा ही जाने, कैसे अपनी उत्पत्ति हुई है ये तो परमात्मा ही जाने, भगवान जाने, लेकिन इतना क्लियर है कि हम बंदर से नहीं बने हैं। आप सोच के देखो ना, बंदर के आज वैसी कंडीशन है बंदर, हाँ ठीक है बंदर है, अगर मानव का कोई दूसरा रूप है तो बंदर है, ये अपने कह सकते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें जैसी होती है, वो उन्हीं हाथों से 5 उंगली से खाना वगैरह वैसे ही खा रहा है अपने तरह, लेकिन उसमें कोई ना कोई चीज़ तो लुप्त होनी चाहिए, इतने सालों से नहीं हो रही, और मनुष्य में भी नहीं हुई। और अगर मनुष्य में कोई चीज़ लुप्त होगी तो मनुष्य सामान्य नहीं है। एक सामान्य मनुष्य में वही चीज़ें हैं जो आज से 5000 साल मनुष्य में है, तो फिर मनुष्य उसकी पैदा, अब कहते हैं कि कोई चीज़ जो नहीं थी मनुष्य के अंदर, उसका प्रयोग नहीं था, खत्म हो गया। तो मनुष्य की बहुत सारी चीज़ें जिसका प्रयोग नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रयोग नहीं जो खत्म होने चाहिए लेकिन नहीं हो रही। चलो खैर छोड़िए, ये डिबेट का विषय बनता ही रहेगा, है ना। तो मनुष्य का पैदा, जन्म होना, धरती में मनुष्य कैसे आए, ये तो शायद तक विज्ञान ने भी अभी तक सही तरीके से नहीं बताया कि मनुष्य ऐसे बना, कितने 1000 साल पहले बना। ये आंकड़े हैं, आंकड़े लिखे गए हैं, वास्तविकता तो नहीं है। खैर अनुच्छेद 48 क्या है लिख लिया, उसके बाद लिखो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान कब हुआ था? 1978 के अंदर, 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। और इस धरती पर मनुष्य ने जितनी प्रगति की है उतनी किसी जीव जंतु ने प्रगति नहीं की है ना। चेतना सबसे ज़्यादा किस में पैदा है? जानवर में चेतना होती है क्या? होती है, मनुष्य जितनी नहीं होती, मनुष्य जितनी थी। और जानवर में, पशुओं में चेतना एक समय के बाद खत्म हो जाती है, इतनी नहीं रहती। लेकिन मनुष्य देखो, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसमें चेतना और अनुभव ज़्यादा आता है, उसमें चेतना और अनुभव क्या है, ज़्यादा पैदा होती है उसके अंदर। तो मनुष्य जो है ना, इस धरती का सबसे बढ़िया प्राणी माना गया है, कि सबसे बढ़िया प्राणी, क्योंकि बोलता है, समझता है, भावना प्रकट कर सकता है। मान लो कि मनुष्य होता ही नहीं तो जीवन होता है क्या भाई, है ना। कि कल्पनाएं हैं, कितनी करते रहो। मैंने उस दिन में चर्चा की थी ना इसके तहत कि अगर जीव जंतु हमारे आसपास नहीं है तो मनुष्य का जीवन निरस है। मनुष्य अपना जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इन लोगों को प्रकृति से प्रेम में है। कितने लोग पेड़ पौधों से प्रेम करते, कितने लोग जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। और देखना, हम है ना, जो थोड़ा सा भी क्या है, जिसमें थोड़ी सी दया है ना, वो इन जीव जंतुओं के प्रति दया जरूर दिखा देता है। पानी पिलाना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, ये चीज़ें हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपने क्या लिखा है? अनुच्छेद 38(2) हाँ 38(2) या बी लिख लो, 38(b) लिख लो। इसमें लिखो राज्य आय परिस्थितियां सुविधाओं व अवसरों में असमानता कम करेगा। राज्य आय परिस्थितियां सुविधाओं में असमानता को कम करेगा। राज्य आय परिस्थितियां सुविधाओं व अवसरों की असमानता को क्या करेगा? कम करेगा। अवसर की असमानता क्या करेगा? कम करेगा। उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें कौन सा जोड़ा गया है बता दो? 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित लिख लो। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा।
86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 45, बालक व बालिकाओं की 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। और लास्ट लिख लेना अपना 97वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 2011 के अंदर। 97वां संविधान संशोधन 2011 अनुच्छेद 43B 97वां संविधान संशोधन 2011 अनुच्छेद 43B, इसमें क्या है? सहकारी समितियों का गठन, जो लिखाया था मैंने आपको, सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन हो गया। ये अपने क्या हो गया? एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। कल अपने करेंगे इसमें कौन सा? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य करने के बाद में जो शुरुआती फंडामेंटल है ना संविधान का, वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे शुरुआती फंडामेंटल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भाग 5 भाग 6 तो अपने